तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त महेश जो है आज लेक्चर नंबर 35 बेल के जो चैप्टर्स हैं उसको जो है कवर करूंगा आज। और ये जो है हमारे बीएनएसएस की सीरीज का जो है लास्ट लेक्चर होगा। इससे पहले जो है हमने सेक्शन नंबर 477 तक जो है कंप्लीट कर लिया था चैप्टर नंबर 34। हमने जब स्टार्टिंग से जो पढ़ रहा है उनको बताया था कि हमारा टारगेट जो है वो स्टार्टिंग से ही कहाँ तक है, सेक्शन नंबर 490 ऑफ बीएनएसएस तक है। उसके बाद जो है आप लोगों को सेल्फ रीड करना है और सेल्फ रीड में जो है आप लोगों को ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, इसलिए। और क्योंकि टाइम भी नहीं है तो इस हिसाब से जो है ज्यादा करवा भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी सिलेबस कवर हो जाए उतना ज्यादा बेटर रहता है। अभी तो ये जो है हमारा पहला जो है पहली सीरीज कंप्लीट होगी, उसके बाद में साथ साथ में हमारी बीएनएस की सीरीज भी चल रही है जो अभी सेक्शन नंबर 35 तक ही हम पहुंचे हैं। उसमें जल्दी ही उसको भी जो है तेज स्पीड से जो है उसको भी खत्म करेंगे, जिस तरीके से हमने बीएनएसएस को किया है। आज नहीं तो कल जो है बीएनएसएस को हम कंप्लीट कर देंगे, और कोशिश तो है कि करेंगे आज भी, लेकिन जो है बेल का चैप्टर है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो आराम से पढ़ाना भी पड़ता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 35, ठीक है, जो कहां से कहां तक है, 470 से 478 से 496 तक है ना। देखना एक बार, यही होगा। प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड्स कि ये बताता है कि बेल किस तरीके से ली जाएगी और बॉन्ड जो है वो किस तरीके से लिए जाएंगे, और बेल किन मैटर में दी जाएगी, किन मैटर्स में जो है नहीं दी जाएगी, कौन से केसेस में जो है पर्सनल बॉन्ड या फिर जो है श्योरिटी के साथ लिए जाएंगे, श्योरिटी नहीं ली जाएगी, उस सब के बारे में जो है हम इस चैप्टर में बात करेंगे। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 478 पर विदाउट टाइम वेस्ट किए, ठीक है। सेक्शन नंबर 478, और इसके जो है कुछ केसेस यदि कोई छूट भी जाते हैं तो उनकी आप टेंशन मत लेना, क्योंकि जैसा हमने स्टार्टिंग से बोल रखा है कि हम जो है एक जो पूरी जो वीडियो होगी वो सिर्फ केसेस के लिए ही बनाएंगे। उसमें जो है हम स्पेसिफिक मेंशन कर देंगे कि ये जो केस है ये इस चैप्टर से है और इस सेक्शन का है, ठीक है। तो उसके आप बेफिक्र रहिएगा। यदि एक दो केसेस रह भी जाते हैं जो आप ये समझते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उनको जो है स्पेशल केसेस की क्लास में ही जो है आपको बताएंगे। इसमें सिर्फ हम बेयरक को रीड कर रहे हैं अभी, हालांकि कुछ एक दो जो केसेस होंगे उनको मैं हैंड टू हैंड आपको बता दूंगा, और बाकी जो रह जाते हैं उनको वीडियो में बता देंगे। इन व्हाट केस बेल टू बी टेकन, ये कहता है कि किन मामलों में, ठीक है, इन व्हाट केस बेल टू बी टेकन, ये कहता है कि किन मामलों में जो है बेल को लिया जाएगा। सबसे पहली बात है कि कौन सा मैटर्स में लिया जाएगा, तो वैसे तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी जो है बेल ली जाएगी, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि सिर्फ बेलेबल ऑफेंस में ही जो है बेल्स को लिया जाएगा, ये उसी के बारे में बात करता है, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं। When any person other than a person accused of non bailable offense, जब कोई यहाँ कोई व्यक्ति जो है कोई ऑफेंस करता है जो कैसा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस से अलग है, इट मींस बेलेबल नेचर का है, is arrested or detained without warrant by a police officer in charge of police station, और जो क्या किया गया है, विदाउट वारंट जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है किसी बेलेबल मैटर में, और अपीयर और इट्स ब्रॉट बिफोर द कोर्ट एंड प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम विल द इन कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर सच कोर्ट टू गिव बेल, सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। ये कहता है कि उस व्यक्ति को जो है जो बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है एक बेलेबल मैटर में, उसको क्या किया जाएगा, या तो जो वो ऑफिसर होता है वो खुद, ठीक है, या तो ऑफिसर खुद, ऑफिसर मींस पुलिस ऑफिसर जो है, या फिर जो है कोर्ट, या फिर कोर्ट उसको जो है जब वो बेल देने के लिए तैयार है, वो श्योरिटी देने के लिए रेडी है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको जो है बेल पर रिलीज कर देगी। कोर्ट करे या फिर जो है वो ऑफिसर करे, दोनों में से कोई भी कर सकता है, लेकिन जो है ऑफिसर्स जो है ज्यादातर मैटर्स में करते नहीं, वो बस छोटे मोटे मैटर्स में ही करते हैं, ठीक है, जो नेग्लिजेंस ड्राइविंग वगैरह के केसेस होते हैं उनमें ज्यादातर करते हैं। और दूसरी बात, एक बार कोर्ट जो है एक बार अक्यूज को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, उसके बाद में जो है पुलिस ऑफिसर की पावर जो है बेल देने की वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो है कोर्ट ही किसी व्यक्ति को बेल दे सकता है, इस चीज को याद रखना आप लोग, ठीक है।
हाँ, क्या कहता है, एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट टू गिव बेल, ठीक है, उसको जो है बेल पर छोड़ दिया जाएगा। तो ये कहता है सब क्लोज 1। अब इसका प्रोविजो देखते हैं, याद रखना ये कौन सा मैटर में है, बेलेबल में। आप लोग भूल जाएं तो उसके लिए बता देता हूं, ये बेलेबल मैटर में है, नॉन बेलेबल में नहीं है। ये सेक्शन सिर्फ बेलेबल से डील करता है। और जो है जब भी हम कभी जो है कोर्ट में जब भी हम कभी बेल को क्लेम करते हैं बेलेबल ऑफेंस में, तो हम उसको बेल को जो है एज ए राइट क्लेम करते हैं, बेल एज ए राइट, ठीक है। बेलेबल्स मैटर में बेल लेना हमारा राइट है। उसके बाद आते हैं हम, इसका प्रोविजो है, प्रोविजो देखते हैं, एक मिनट दोस्तों। उसके बाद प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर और कोर्ट इफ ही और इट थिंक फिट, ऑफिसर या फिर कोर्ट, पुलिस ऑफिसर या फिर कोर्ट जो है यदि ठीक समझता है, मेक एंड सेल if such person is indigent and is unable to furnish surety instead for taking bail bond for such person discharge from in executing a bond for his appearance of hereinafter provided। ये कहता है कि यदि जो है ऑफिसर और कोर्ट यदि चाहे तो, प्रोविजो कहता है, क्या है कोई भी नहीं चल रहा है यार, दो दो बदल लिए, दोनों ही ऐसे हो रहा है, या तो चाहे कोर्ट, कौन सा वाला ठीक है, कोर्ट या फिर ऑफिसर, ये तो वैसे ही खत्म है, यही ठीक है। या तो कोर्ट या ऑफिसर यदि ठीक समझता है तो किसी व्यक्ति को जो है बॉन्ड लेकर के, बॉन्ड या बेल बॉन्ड पर छोड़ सकता है। और यदि कोई व्यक्ति इंडिजेंट, इट मींस यदि कोई व्यक्ति निर्धन है, ठीक है, इंडिजेंट पर्सन है, तो उसको जो है विदाउट बॉन्ड और बेल बॉन्ड भी जो है रिलीज किया जा सकता है, याद रखना। अब हम ये जानते हैं कि इंडिजेंट पर्सन का पता कैसे चलेगा कि ये कोई व्यक्ति जो है निर्धन व्यक्ति है या नहीं है। इस चीज के लिए आगे जो प्रोविजो है वो दे रखा है, उसमें ये बात करता है कि इंडिजेंट पर्सन वो व्यक्ति है जो बेलेबल ऑफेंस के होते हुए भी जो है 7 दिन तक जो है श्योरिटी या फिर बेल बॉन्ड ना दे पाए, उस व्यक्ति को जो है निर्धन व्यक्ति माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन में कहता है, ठीक है, 1 सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ है और न्यायालय के लिए यह उदाहरण करने का पर्याप्त आधार होगा कि वह परंतु के प्रयोजनों के लिए निर्धन व्यक्ति है। मतलब कि वो 1 हफ्ते तक जो है अपनी जमानत दे ही नहीं पा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे इंडिजेंट पर्सन। उसके बाद एक और प्रोविजो है, nothing in this section shall be deemed as effect of the provision of the section 3 of the 135 and 492। तो उन पर ये सेक्शन जो है कोई प्रभाव नहीं डालेगा, 135 और 492 देख लेना क्या है इनमें। उसके बाद आते हैं सब क्लोज 2 पर, notwithstanding anything in subsection 1 where a person has failed to comply with the condition of the bond and bail bond as regard the time and place of attendance, the court may refuse to release him on bail when on a subsequent ओकेशन ऑफ द सेम केस ऑन द अपीयर ऑन द कोर्ट। तो ये बात कहता है कि कोर्ट ने जो है किसी व्यक्ति को किसी कंडीशंस पर छोड़ा, कोर्ट ने किसी व्यक्ति को कंडीशंस पर छोड़ा, ठीक है, मान लीजिए कुछ कंडीशंस लगाई कि आप जो है टाइम टू टाइम अपीयर होंगे, आप इस एरिया में नहीं जाएंगे, आप दोबारा ऐसा कोई एक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो है और उस अक्यूज ने जो है बेल पर रिलीज होने के बाद में उन कंडीशंस का फॉलो या कंप्लाई नहीं किया, उसके बाद जो है कोर्ट के सामने वो जब भी अपीयर होता है किसी नेक्स्ट डेट पर या फिर हाजिरी वगैरह के लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको बेल देने से रिफ्यूज किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ये चीज याद रखना, ठीक है। यदि वो जो है कंडीशन को ब्रेक करता है, कोर्ट के द्वारा जो कंडीशंस उसको दी गई थी बेल ग्रांट करते समय उनका वो कंप्लाई नहीं करता है, तब उसको जो है क्या किया जा सकता है, बेल देने से रिफ्यूज किया जा सकता है। ये कहता है 472 का लास्ट 2 है 3 है,
2। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 479 पर, 479, सेक्शन नंबर 479 ये बात करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है किसी मैक्सिमम टाइम पीरियड तक, मैक्सिमम पीरियड ऑफ सच पर्सन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कैन बी डिटेन्ड, ठीक है, अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है किसी ऑफेंस में जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको जेल में बंद रखा जाता है। अब कोई व्यक्ति जो है जिस ऑफेंस के लिए उसको अरेस्ट किया गया था, मान लीजिए कि वो व्यक्ति जो है 10 साल से जो है जेल में ही है और उसकी सजा कितनी है, सजा मान लीजिए सजा भी उसकी 10 साल है या 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, वो तक वो है जेल में है। और जो है जेल में रहने के बाद में जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान जो है बेल को अप्लाई कर सकता है। कैसे? देखिए इस ये जो सेक्शन है 479 ये कौन से केस से जोड़ा गया था? कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के थ्रू जो है इस सेक्शन को जोड़ा गया था, जो पहले 437 का ए था शायद से, आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैं तो भूल गया हूँ पिछले को। ठीक है, आप भी भूल जाइए क्योंकि वो काम में नहीं आने वाला आपके। ठीक है, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा कि जो जेल में जो बंद कैदी हैं जिन्होंने कोई ऑफेंस किया है उनका ट्रायल जो है लगातार 5-5, 7-7, 10 साल तक पेंडिंग है, जिनकी ऑफेंस की सजा ही जो है 3-3 या 5 साल या 7 साल तक है, उनका ट्रायल जो है 10-10 साल तक चल रहा है और कैदी जो है वो जेल में ही है अभी तक भी, और उनको जो है बेल पर छोड़ा नहीं गया। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है सभी जेलों का निरीक्षण की जो है एक रिपोर्ट मंगवाई थी, उसमें जो है उस रिपोर्ट का निरीक्षण करते हुए, जेलों का निरीक्षण करते हुए, तब उनकी जो है प्रिजनर्स की जो है कंडीशंस को देखते हुए कि उनकी कितनी दयनीय स्थिति हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए फिर उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कि, और उस ऑर्डर में जो है ये 479 के जो कंटेंट्स हैं उस ऑर्डर में स्पेसिफिकली कोर्ट ने इन चीजों को मेंशन किया था। जब तक ये सेक्शन नहीं आया था, जब तक ये सेक्शन ऐड ऑन नहीं किया गया था, उससे पहले जो है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी इन्हीं को फॉलो किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो है लोग जो है बहुत ज्यादा जेलों में भर रहे थे और उनकी स्थिति भी बहुत दयनीय थी। क्यों? मान लीजिए किसी ने चोरी की जिसकी सजा 3 साल थी, अब उसका ट्रायल ही 5 साल तक चल रहा है और वो जो व्यक्ति है 5 साल तक जेल में ही बंद है। ठीक है, तो उस तरीके से तो जो है उनके साथ अन्याय हो रहा था ना, तो इसमें इसमें कोर्ट ने ये भी कहा था कि राइट टू लाइफ में जो है कॉमन कॉज ऑफ इंडिया में, मैं एक अलग से चीज बता रहा हूँ, ये ज्ञान गौर में भी कहा था कि राइट टू लाइफ में जो है डिग्निटी के साथ जीना भी जो है शामिल है और इसमें जो है डिग्निटी के साथ मरना भी शामिल है। ठीक है, राइट टू लाइफ के अंदर। तो इस केस के होते हुए जो है 479 को जो है जोड़ा गया था। अब तो लेकिन ये अलग से दोबारा बना देगा, 437 ए था शायद से, देख लेना आप लोग, यही होगा, देख का लेना, यही होगा। ठीक है, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या कहता है, देखिए मेनली इसमें यही कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है जितनी उसकी ऑफेंस की सजा है उसका हाफ टाइम जो है जेल में काट चुका है अंडर ट्रायल रहते हुए, तो जो है उसको बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा, उसको कोर्ट में फिर उसको जेल में नहीं रखा जाएगा। और यदि कोई इसमें नया प्रोविजन जोड़ा गया है कि यदि कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसने जो है जेल में 1/3 टाइम पीरियड जो है अंडर ट्रायल काट लिया है, तो उसको जो है उसको भी छोड़ दिया जाएगा। तो अब एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। वन पढ़ते हैं, वेयर ए पर्सन हैज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल अंडर दिस संहिता ऑफ एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ नॉट बीइंग एन ऑफेंस फॉर व्हिच इज द पनिशमेंट ऑफ डेथ एंड लाइफ imprisonment had been specified as one of the punishment under that law, undergone detained for a period extending up to the 1/2 of the maximum period of imprisonment specified for that offense under that law, he shall be released by the court on bail। तो ये यही बात कहता है कि कोई व्यक्ति जो है इन्वेस्टिगेशन अरे यार मैं 3-3 पेन लाके रख रखे पर पता नहीं क्या ही है, इस बोर्ड पे चल के ही नहीं देते हैं। इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, ये देखो अब ये कैसा चल रहा है, यहाँ पे कैसा चल रहा है, दूसरा पेन वही तो है, ट्रायल और क्या है, इंक्वायरी। इंक्वायरी के दौरान जो है कोई व्यक्ति क्या है
अपने ऑफेंस की, जो उस ऑफेंस की सजा थी उसका 1/2 मतलब 1/2 जो है वो सजा ऑलरेडी जो है जेल में काट चुका है अंडर ट्रायल, तो जो है उसको बेल पर जो है कोर्ट के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा, बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा। याद रखना इस चीज को, ठीक है। वो 1/2 जो टाइम पीरियड है अपनी ऑफेंस की सजा का वो काट चुका है। जैसे मान लीजिए किसी ऑफेंस की सजा उसने थेफ्ट किया और थेफ्ट की सजा कितनी है, 3 ईयर है, ठीक है। अब 3 ईयर में से वो अंडर ट्रायल जो है, अंडर ट्रायल वो कितना टाइम पीरियड काट चुका है, अंडर ट्रायल उसने 1.5 ईयर जो है जेल में काट लिए, तो अब उसको जो है इसके बाद छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडर ट्रायल तो हो सकता है ये ट्रायल तो कभी पूरा ही ना हो 4-5 साल तक जितनी उसकी सजा है। तो इसके लिए क्या किया गया था कि कहीं कोई व्यक्ति जो है अपनी सजा से ज्यादा सजा ना काट ले, इसके लिए जो है ये किया गया था। क्यों? यदि कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए 3 साल की है, उसको पूरी पनिशमेंट 3 साल की और 5 साल तक जेल में बंद कर दिया, तो अब जो उसके 2 साल तो थे, जो उसके साथ इनजस्टिस हुआ कि वो 2 साल तक भी जेल में रहा, जितनी पनिशमेंट थी उसके ज्यादा मिला, तो उन 2 सालों को आप कैसे कंपनसेट कर सकते हैं किसी व्यक्ति को? नहीं कर सकते ना, तो उसी के लिए जो है ये जोड़ा गया था। उसके बाद सेकंड कहता है, सेकंड है प्रोविजो है, प्रोविजो कहता है, सॉरी, प्रोविजो क्या कहता है, देखिए प्रोविजो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो क्या है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कोई व्यक्ति है, ये न्यू जोड़ा गया, पहले नहीं था। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर यदि कोई व्यक्ति है तो उसके लिए वो टाइम पीरियड जो 1/2 था वो 1/3 कर दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति ने जो है फर्स्ट टाइम कोई ऑफेंस किया हो, चाहे गलती से हो गया, उसने जानबूझकर किया हो, लेकिन फर्स्ट टाइम किया है, तो उसको 1/3 उसने टाइम पीरियड यदि जेल में काट लिया है तो उसको जो है कोर्ट रिलीज कर देगी बेल पर, ठीक है। उसके बाद में फिर प्रोविजो है, वो प्रोविजो क्या कहता है, हाँ, इसके साथ में याद रखना बेल बॉन्ड या बॉन्ड जैसा भी ले, पर्सनल बॉन्ड, उन पर ही रिलीज करेगी कोर्ट इनको। उसके बाद प्रोविजो क्या कहता है, प्रोविजो कहता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट में आफ्टर हियरिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय इट इन राइटिंग, ये कहता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी देने के बाद और उसके जो है रीजंस को राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, ऑर्डर द कंटिन्यू डिटेन ऑफ सच पर्सन फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन 1/2 एंड सेड पीरियड ऑफ रिलीज हिम ऑन बेल बॉन्ड इंस्टेंट ऑफ हिज बॉन्ड। तो वो यदि पीपी चाहे, ठीक है, पहले ये जरूरी है कि आप जो है एक बार पीपी से जरूर इस चीज को कंफर्म की करना जरूरी है। हालांकि बाउंड नहीं है कोर्ट के ऊपर, लेकिन पीपी यदि चाहे तो इसको जो है कंटेस्ट कर सकता है कि आप जो है इसको नहीं छोड़िए, या फिर ज्यादा सीरियस ऑफेंस इसने किया है, इसको 1/3 पर आप नहीं छोड़ सकते। यदि कोर्ट ठीक समझती है तो उसको 1/3 पर नहीं भी छोड़ेगी, ठीक है। तो ये कहता है। उसके बाद प्रोविजो लिख लेना, आप लोग ना भूल जाओगे, सिर्फ पीपी से आपको याद रहेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को सुनेगी कोर्ट और उसको जो है यदि कोर्ट को लगता है कि हाँ इस व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो राइटिंग में जो है रीजंस को रिकॉर्ड करते हुए उस व्यक्ति को जो है डिटेन में ही रखेगी। उसके बाद में फिर एक प्रोविजो है, वो प्रोविजो क्या कहता है, वो प्रोविजो कहता है provided also that no such person shall in any case be detained during the period of investigation, inquiry, trial for more than the maximum period of imprisonment provided for the said offense under that law। प्रोविजो, ठीक है, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है मैक्सिमम टाइम पीरियड तक, मैक्सिमम कौन सा टाइम पीरियड है, मैक्सिमम उस ऑफेंस की सजा का मैक्सिमम टाइम पीरियड की बात कर रहा है। मतलब कि किसी व्यक्ति ने यहाँ पर जो थेफ्ट किया था उसकी पनिशमेंट 3 साल थी और कोई व्यक्ति 3 साल तक जेल में काट चुका है ऑलरेडी और केस जो है अंडर ट्रायल है, तो उस व्यक्ति को जो है तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति को फिर आप एक भी दिन ज्यादा जो है जेल में आप नहीं रखोगे, फिर चाहे आपका ऑर्डर चाहे कुछ भी आए। और ऐसी कंडीशन में जो है उसको आप अपीयरेंस के लिए भी कोर्ट में नहीं बुला सकते पर डे, आपको परमानेंट एग्जम्प्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? वो ऑलरेडी जो है 3 साल की जिसमें सजा थी वो 3 साल जो है जेल में काट चुका है, उसके बाद आप जो है उसको और पनिशमेंट नहीं दे सकते। उसके बाद फिर एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ये बात करता है इन द कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ द डिटेंशन अंडर द सेक्शन फॉर ग्रांटिंग बेल द पीरियड ऑफ डिटेंशन पास्ड ड्यू टू डिले द प्रोसीडिंग कॉज्ड बाय द अक्यूज्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। तो ये बात करता है कि जितने टाइम पीरियड जो है वो जेल में रहा था ना, या फिर
तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और जितना टाइम पीरियड वो बाहर रहा है बेल पर उसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब कि उसको काउंट नहीं किया जाएगा, एक तरीके से सेट ऑफ कर दिया जाएगा। ये तो हर उसमें ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को समझने में, ठीक है। इंक्वायरी ट्रायल के दौरान कोई व्यक्ति जेल में था तो उसको जो है जितनी उसकी सजा दी गई उससे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यदि वो बाहर रहा है उस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और फिर उसको सजा दी जाएगी। उसके बाद कहता है सब क्लोज टू। सब क्लोज टू क्या कहता है? नाउ इज स्टैंडिंग एनीथिंग इन द सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के अधीन रहते हैं सब्जेक्ट टू द थर्ड प्रोविजन, और तीसरे प्रोविजन के, देखिए तीसरा प्रोविजन क्या कहता है, 1 2 3। थर्ड प्रोविजन ये कहता है कि उस ऑफेंस की ज्यादा टाइम पीरियड, मैक्सिमम टाइम पीरियड यदि वो जेल में काट चुका है तो उसको जो है रिलीज कर दिया जाएगा, ये कहता है थर्ड थर्ड ठीक है प्रोविजन देयर वेयर एन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल इज मोर देन वन ऑफेंसेस और मल्टीपल केसेस आर पेंडिंग अगेंस्ट ए पर्सन ही शैल नॉट बी रिलीज ऑन बेल बाय द कोर्ट। ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है, मान लीजिए कि उस व्यक्ति का जो है, जिसने उसने ऑफेंस किया था थेफ्ट, उसने 2-3 ऑफेंस एक साथ किए थे, ठीक है। मान लीजिए कि उसने थेफ्ट किया था, थेफ्ट में पनिशमेंट 3 साल थी, ठीक है। 3 ईयर उसको कंप्लीट हो गया, अब उसको रूल के हिसाब से रिलीज करना चाहिए, बट उसके खिलाफ जो है कोई एनी अदर केस, कोई और केस भी पेंडिंग है, उसने एक से ज्यादा ऑफेंस किए थे, तब जो है उसको उस कंडीशन में कोर्ट बेल पर नहीं छोड़ेगा, ठीक है, नो बेल। उस कंडीशन में जो है उसको बेल पर नहीं छोड़ा जाएगा। याद रखना, यदि उसके खिलाफ जो है एक से ज्यादा केस पेंडिंग है और यदि वो एक केस की सजा काट चुका है, मतलब कि जैसे मान लीजिए उसने थेफ्ट भी किया, ठीक है, उसने रेप भी किया और जो है उसने किसी का मर्डर भी किया, अब वो थेफ्ट की सजा 3 साल ऑलरेडी जेल में काट चुका है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि उसने एक थेफ्ट की सजा काट ली तो उसको जो है रिलीज कर दिया जाएगा, नहीं, उसने जो ऑफेंस किए हैं उनकी सजा को भी जो है उसमें काउंट किया करके जो है देखा जाएगा और उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। उसके बाद आते हैं सब क्लोज 3 पर। सब क्लोज 3 जो है, सब क्लोज 3 क्या कहता है? ये कहता है कि जेल सुपरिंटेंडेंट जो होता है, ठीक है, ये जो होता है जिसको बोलते हैं जेल अधीक्षक, जो हिंदी में बोलते हैं जेल अधीक्षक, अधीक्षक ही बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, जेल अधीक्षक। तो ये क्या करेगा, यदि किसी व्यक्ति का 1/2 का और 1/3 का, 1/2 और 1/3 समझ रहे हो ना, यदि कोई जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर था तो उसका 1/3, और यदि कोई व्यक्ति जो है अपनी सजा का जो हैबिचुअल ऑफेंडर भी है उसका भी जो है 1/2, 1/2 जो है पनिशमेंट वो ऑलरेडी जेल में वो भोग चुका है इतनी अवधि को, तो उसके बाद जो है जेल सुपरिटेंडेंट जो होगा क्या करेगा, कोर्ट को रिटर्न में भेजेगा, ठीक है, कोर्ट को रिटर्न में भेजेगा कि इस व्यक्ति ने जो है इतना टाइम पीरियड जो है जेल में काट लिया है, अब जो है आप इसको बेल पर रिलीज कर दीजिए, ऐसी जो है वो रिटर्न में भेजेगा कोर्ट को। यहां पर जो है सेक्शन नंबर 479 कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम 480। 480 को आज ही करोगे तो पहले के कर दे कोई, क्योंकि एक साथ फिर तीनों पढ़ेंगे ना तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ज्यादा है, इसको नहीं करते हैं पहले, ठीक है। गिरफ्तारी की आशंका, एंटीसिपेटरी बेल को 482 को और 480 को जो है एक साथ कल करेंगे, जैसे कि आज जो है 478 और 479 को जो आज कर लिया, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है तो इनको सबको एक साथ नहीं करके अलग अलग करेंगे, ताकि जो है एक साथ बर्डन ना आए, ये भी ना लगे कि जो है एक साथ ज्यादा हो गया, आराम से करना है ताकि समझ में भी आ सके चीजें। अब हम पढ़ते हैं बॉन्ड ऑफ अक्यूज एंड श्योरिटीज। बॉन्ड पर आ जाते हैं, अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ। 484 से करें क्या? बॉन्ड यहीं से स्टार्ट है, हाँ 484 से करते हैं, आ जाओ देखो सेक्शन 484। बाकी के जो दो बच गए ना उनको अगली वीडियो में डालेंगे, क्योंकि एक साथ यदि सारे इंपॉर्टेंट करवा दिए तो फिर आप जो है ज्यादा बर्डन एक वीडियो पे आ जाएगा और फिर उससे दिक्कत ही होती है। पहले इनको कर लेते हैं, धीरे धीरे आराम से करेंगे समझते हुए, ठीक है। 484 क्या कहता है? अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ, बंधन पत्र की रकम और उसे घटाना। द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड शैल नॉट बी एक्सेसिव। तो ये कहता है कि जो अमाउंट होगा ना बॉन्ड का, ठीक है,
वो किस पे डिपेंड करता है? 482 का कहता है अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ। ठीक है, तो ये किस पे ये कहता है कि जो भी बॉन्ड एग्जीक्यूट कर का जो अमाउंट होता है ना, जितना भी हम श्योरिटी लेते हैं, ठीक है, बॉन्ड का जितना भी अमाउंट होगा ना, वो कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि केस के सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। ठीक है, केस के सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई फिक्स नहीं है। यदि आपका जो है कोई हीनियस ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है, तो आपसे जो है बॉन्ड ज्यादा भी लिया जा सकता है और कम भी लिया जा सकता है। ठीक है, बॉन्ड का जो अमाउंट होगा वो आपसे ज्यादा भी लिया जा सकता है। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है, और ये कोर्ट की अपनी अपनी जो है उसकी ओपिनियन होती है कि इसमें जो है इतना लेना चाहिए। बट इसमें एक चीज कही गई है कि वो जो अमाउंट है ना, वो क्या नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट बी एक्सेसिव। ठीक है, नॉट बी एक्सेसिव का मतलब कि मान लीजिए कोई गरीब आदमी है और उसने चाहे हीनियस ऑफेंस भी कर दिया, अब आपने जो है उस पर 1 करोड़ का जो है अमाउंट रख दिया कि आप जो है पहले 1 करोड़ रुपए जमा करो, फिर जो है आपको बेल पे छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए कभी जमा ही नहीं कर पाएगा और वो व्यक्ति कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। तो कोई भी अमाउंट जो है इतना एक्सेसिव नहीं होना चाहिए कि जो उसकी हैसियत से ही परे हो, जो वो दे ही ना पाए। ठीक है भाई, इतने रुपए उसने जिंदगी में नहीं देखे होंगे, वो कैसे दे देगा भाई? The High Court or Court of Session may direct to the bail required by a police officer or magistrate to reduce। तो ये जो है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है, वो पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को जो है ऑर्डर भी दे सकते हैं कि आप जो है, जो आपने जो बॉन्ड की जो अमाउंट रखी है उसको आप कम कर सकते हैं। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन याद रखना। कोर्ट ऑफ सेशन, लोअर कोर्ट को, लोअर कोर्ट यानी लोअर कोर्ट को भी आप मजिस्ट्रेट कोर्ट ही समझिए, यही होती है वो लोअर कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है या ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर किसी में ज्यादा अमाउंट कोई ले लेता है तो उसको जो है रिड्यूस करने के ऑर्डर भी जो है कोर्ट पास कर सकती है। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिडक्शन के ऑर्डर भी कोर्ट दे सकती है कि आप जो है इसको कम करके इतना कर दीजिए। ये होता है 484। उसके बाद आते हैं 485, बॉन्ड ऑफ अक्यूज एंड श्योरिटीज, अभियुक्त और प्रतिभूतियों का बंधन पत्र। बिफोर एनी पर्सन इज रिलीज्ड ऑन बेल और बेल बॉन्ड, ये कहता है कि किसी व्यक्ति को जो है बेल बॉन्ड और बॉन्ड पर छोड़े जाने से पहले ए बॉन्ड फॉर सच सम ऑफ द मनी एज द पुलिस ऑफिसर और कोर्ट, इतनी धनराशि के लिए जितनी यथास्थिति पुलिस अधिकारी न्यायालय पर्याप्त संजय में बंधन पत्र निष्पादित कर सकता है। जमानत पर छोड़ा जाएगा या तो एक से अधिक पर्याप्त श्योरिटी को शर्त रहित माना जाएगा और वर्णित समय और स्थान पर हाजिर होगा। जैसे किसी पुलिस अधिकारी को निर्देश नहीं दिया जाता तो बराबर हाजिर होता है। तो ये कहता है कि पहले मिटा देते हैं, बाद में बताएंगे क्या कहता है। यार एक तो बोर्ड इतना छोटा है, जगह ही नहीं बचती, एक सेक्शन लिख दो, दूसरे सेक्शन की जगह नहीं है। एटलीस्ट इतना होता ना, इस पे 2-3 सेक्शन आराम से आ जाते, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। चलो बड़ा करेंगे इसको। 485 पे आते हैं। तो ये कहता है कि कोर्ट जो है ना किसी से बेल बॉन्ड या बॉन्ड लेने से पहले क्या क्या देख सकती है कि कोर्ट जो है क्या देखेगी, पहला उसको श्योरिटीज मांग सकती है कि आप जो है एक से ज्यादा, जरूर नहीं एक ही मांगे, एक से ज्यादा भी मांग सकती है, और कोई जो बॉन्ड का अमाउंट है उसको भी फिक्स कर सकती है। तो यही कहा है इसमें बस। और उसको जो है ये निर्देश दे सकती है कि आप जो है कोर्ट में पर हियरिंग पर अपीयर भी हो, उसको भी निर्देश दे सकती है अपीयरेंस के लिए। और यदि जैसे मान लीजिए एक बात, चलो आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है, जहां किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के लिए कोई शर्त अधिरोपित की गई है, वहां बंधन पत्र जमानत पत्र में वह शर्त भी अनिर्दिष्ट होगी। तो जो इसका सेकंड कहता है कि जिस व्यक्ति को जो है जब अक्यूज को बेल पर छोड़ा गया था, तो जो जो, जो कंडीशंस जो है, जो कंडीशन अक्यूज के सामने रखी थी, ठीक है, बेल की, उन्हीं कंडीशंस को जो है आप जो है श्योरिटी, जब श्योरिटी देगा तो उसको भी बताया जाएगा कि ये कंडीशंस हैं। व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने की शर्त निर्धारित की गई, वे बंधन पत्र और जमानत पत्र, बॉन्ड और बेल बॉन्ड में भी जो है वो मेंशन की जाएंगी। याद रखना इस चीज को। तो यदि कोई व्यक्ति जो है अक्यूज यदि नहीं आता है, जो शर्तें उसने रखी थी, यदि वो कोर्ट, मान लीजिए एक शर्त ये थी कि आप पर हियरिंग पर कोर्ट में अपीयर होंगे और वो नहीं आता, तो तब उसकी कंडीशन में जो वो लायबल होगा जिसने श्योरिटी दी थी। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है ऐसा। 485 को छोड़ देना, ठीक है, बाकी दो इतने इंपॉर्टेंट है।
डिक्लेरेशन बाय श्योरिटी। डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी, power to order sufficient bail when that first taken is insufficient, प्रतिभूतियों का उन्मोचन, मुचलके के वजह निष्पक्ष डिपॉजिट इंस्टेंट रिकॉग्नाइजेशन। 490 तक तो नहीं, 495 तक तो इसको पढ़ाना ही पड़ेगा आपको, मतलब ये चैप्टर तो कंप्लीट ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। डिक्लेरेशन आप पढ़ लेना। डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी क्या कहता है? एज सून एज द बॉन्ड ऑफ बेल बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, द पर्सन हु हैज अपीयर इन दैट इज एग्जीक्यूटेड शैल बी रिलीज्ड, एंड व्हेन ही इज इन जेल द कोर्ट एडमिटिंग हिम टू बेल शैल इश्यू एन ऑर्डर रिलीज ऑफ द। चलो यार कल देखते हैं इसको, छोड़ो, आज भी थोड़ा मन नहीं कर रहा करवाने का, ठीक है। सॉरी दोस्तों, बीच में बंद कर रहा हूँ, अभी मेरे को कुछ काम भी था तो वो काम भी खत्म कर लेंगे। बाकी इसको जो है कल जो है सेक्शन चैप्टर नंबर 35 को जो है हम कंप्लीट कर देंगे। और आज के लिए जो है मैं माफ़ी चाहूँगा, आज मैं ज़्यादा सेक्शंस नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी जो है पहले ही ख़राब थी, इस वजह से। तो आई होप आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।